सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। IMF की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में हुकूमती दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ के दरमियान नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा है। हुकूमत ने 2030 तक एक्सपोर्ट $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया हुआ है, मगर IMF की रिपोर्ट कुछ और ही फिगर्स कोड कर रही है। IMF की रिपोर्ट ये बताती है कि अगले 4 से 5 बरसों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सारी कोशिशें करके सब कुछ करने के बावजूद भी ये हदफ $46 अरब से ज़्यादा जाना खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो इस लिहाज से अब ये जो फर्क है इस वक्त ये तकरीबन $14 अरब का, यानी 2030 तक पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स IMF के मुताबिक $46 अरब तक महदूद रहेंगी और हुकूमत पाकिस्तान हमें ये बताती है कि $60 अरब तक ये हदफ हासिल कर सकते हैं। $14 अरब का ये फ़र्क है। अब ये फ़र्क इस बात की बड़ी वाज़ेह निशानदेही करता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ग्रोथ का तसलसल है वो उतना तेज़ नहीं होगा। जो स्ट्रक्चरल मसाइल होने के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान में माशी चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। मैन्युफैक्चर होने वाली अशिया में मेयार की कमी है, जिसकी बड़ी वजह एनर्जी रेट्स के बाइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना और आलमी मंडी की डिमांड को संजीदगी से हल ना किया जाना है। अब IMF के अंदाजों के मुताबिक आइंदा माली साल में एक्सपोर्ट $46 करोड़ हो जाएंगी। इस लिहाज से उससे अगले साल यानी 2028 में $40 अरब और 2029 तक बढ़कर ये तकरीबन $43 अरब हो जाएंगी। इसके बरक्स इंपोर्ट्स की रफ्तार में इससे ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होगा, जो 2030 तक $82 अरब 81 करोड़ तक पहुंच सकती हैं। अब इस अदम तवाज़ुन से तिजारती खसारा 2030 तक $36 अरब से भी बढ़ने की तवक्को है, जिससे ज़र मुबादला पर शदीद दबाव का खदशा है। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में GDP के हवाले से IMF का तखमीना है कि 2030 तक मईशत का हुजूम 193,630 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन मजीद तशवीशनाक बात यह है कि मौजूदा माली साल का हदफ पहले ही हासिल होता नजर नहीं आ रहा, जिससे ज़ाहिर होता है कि तरक्की की रफ्तार तवक्कुआत से खासी कम है। 2025-26 के लिए IMF ने 3.2% ग्रोथ की पेशगोई की है, मगर सैलाब के बाइस ज़रूरी पैदावार में कमी और सनत की सुस्त बहाली को देखते हुए हकीकी शरह 2 से 2.5% तक रहने का इम्कान ज़्यादा है। इसके साथ ही एक और तशवीशनाक बात यह भी है कि क्लाइमेट चेंज के बाइस 2025-26 में के कैलेंडर ईयर में के मुकाबले में 26 से 30% ज़्यादा बारिशों की पेशगोई है, और जो 2025 जैसे सैलाबों से मज़ीद बदतर सूरत हाल भी पैदा कर सकती है, जिससे मुल्क की मजमूई मईशत को मज़ीद दबाव का सामना रहेगा। दूसरी तरफ IMF की रिपोर्ट में महंगाई के बारे में भी मोहतात अंदाज़ा पेश किया गया और इस रिपोर्ट के मुताबिक औसत महंगाई 6.3% रहेगी, मगर खुराक के साथ एनर्जी कीमतों में इजाफा और रुपए की कदर में मुमकिन कमी के बायस ये शरह डबल फिगर्स की सतह तक भी जा सकती है। फिर मजीद ये रिपोर्ट कहती है कि एक आम आदमी के मसाइल के बढ़ने की तरफ इसमें बड़ा वाज़ेह इशारा है, और मजीद लिखा गया है कि मुल्क में बेरोज़गारी में भी मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ सरकारी सर्वेज़ में नुमाया तजाद मौजूद है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जहाँ सरकारी आदाद-ओ-शुमार कम शरह ग्रोथ रेट और GDP में कमी को जाहिर करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ बेरोज़गारी में कमी भी दिखाई जाती है, जो हकीकत नहीं हो सकती। ज़ाहिर है कि मुल्क में इस वक्त माशी सरगर्मियों के बढ़ने से रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं, जबकि सनतें सुकड़ रही हैं। अब ऐसी सूरत में बेरोज़गारी में कमी के हुकूमती दावे कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब साबिक़ वज़ीर के साथ मौजूद हैं। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब IMF की रिपोर्ट और उसके फैक्ट्स और फिगर्स, जो कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड होंगे, वो कुछ और कह रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान की प्लानिंग जो अगले 5 साल के लिए जिसमें उड़ान पाकिस्तान में टारगेट्स रखे गए, सेट किए गए $60 अरब के, ये $14 अरब का एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क सिर्फ एक्सपोर्ट्स में ही मौजूद है। इस पर आपका क्या तबसरा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आपने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन पेश किया है, और अब आपने सवाल ये किया है कि IMF के जो 5 साल के प्रोजेक्शंस हैं, इसलिए कि IMF का प्रोग्राम जो है वो 2027 तक चलता, 2027 तक चलता रहेगा, और उसके बाद में उन्होंने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस कुछ किए हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि उनका अंदाज़ा ये है कि मुश्किल से पाकिस्तान 5वें साल तक 4.5% शरह नमू हासिल कर पाएगा, और इस साल भी बड़े मुश्किल से 3-3.5% की रेंज में होगा। तो अब ये बिल्कुल ठीक आपने भी कहा कि सैलाब के असरात को अगर आप ले लें तो मुश्किल से ये 2.5% तक पहुंच सकता है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि IMF ने जो प्रोजेक्शन किए हैं तवाज़ुन अदायगी के, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं,
उसमें और हमारे पाकिस्तान में जो ऑप्टिमिज्म नज़र आ रही है उसमें बड़ा फ़र्क है। अब यही साल देख लीजिए 2025-26, IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के बरामदात में कम से कम 5 से 6% इजाफा हो और दरामदात में कुछ ऐसा ही इजाफा हो, इससे ज़्यादा बहुत ना हो। मगर इस वक्त पोजीशन ये है कि पहले 5 महीने के जो आदाद शुमार स्टेट बैंक ने पब्लिश किए हैं उसके तहत आपके बरामदात जो हैं पाकिस्तान के वो गिर गए हैं और आपके दरामदात जो हैं, इंपोर्ट जो हैं, वो डबल डिजिट से बढ़ गए हैं। तो आपका जो तिजारती खसारा है वो टारगेट से वाज़े तौर पर ज़्यादा होता जा रहा है। ख्याल ये भी है कि साल के एंड तक हमारे रिजर्व्स में 3.3 अरब डॉलर का इजाफा होना चाहिए IMF के प्रोजेक्शन के लिहाज से, मगर नवंबर के एंड तक पहले 5 महीने में कोई इजाफा रिजर्व्स में नहीं हुआ है। तो अभी से ही शॉर्ट रन में फ़र्क पैदा होना शुरू हो गया है गवर्नमेंट के प्रोजेक्शंस और IMF की थिंकिंग में। आने वाले 3-4 साल में तो खुदा न खास्ता ये फ़र्क और बढ़ जाएगा। तो सर, ये रेमिटेंसेस को जब हम इसमें ऐड ऑन करते हैं और फिर हम उसमें बताते हैं कि जी देखें नवंबर में तो हम सरप्लस हो गए, 2 माह पहले भी हमने एक सरप्लस महीना गुजारा, तो ये क्या रेमिटेंसेस के ज़रिए हम सरप्लस होने को अपनी अचीवमेंट समझें? एक्सपोर्ट्स को हम किस तरह बढ़ा पाएंगे? इसी साल तो हमने टारगेट सेट किए हैं हफीज़ साहब, लेकिन अभी तक उसमें कोई खातिर ख्वाह पहले साल इजाफा नज़र नहीं आ रहा, तो ये अगले 3-4 सालों में कैसे इसमें इजाफा हो सकेगा? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। और रेमिटेंसेस की कहानी ये है कि पिछले साल स्टेट बैंक ने मुख्तलिफ तरीक़ों से जो हुंडी में पैसा चले जाता था उसको डाइवर्ट करके ऑफिशियल इनफ्लोज में ले आए और तकरीबन 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ रेमिटेंसेस में। और इसके नतीजे में बहुत अरसे के बाद माशाल्लाह पाकिस्तान का जो तिजारती अकाउंट है वो सरप्लस में चले गया 2 अरब डॉलर के। मगर इस साल की पोजीशन ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नवंबर के महीने में $100 मिलियन का सरप्लस है, मगर आप पूरे 5 महीने को देखें तो डेफिसिट $800 मिलियन से भी ज़्यादा है। यानी कि डेफिसिट का सिलसिला शुरू हो गया है रेमिटेंसेस के बढ़ने के बावजूद, और उसकी बहुत बड़ी वजह एक्सपोर्ट्स में कमी आने की वजह है और दूसरी तरफ दरामदात में नुमाया तौर पर इजाफा, ख़ास तौर पे गाड़ियों की इंपोर्ट, आपके पाम ऑयल की इंपोर्ट, इस तरह के इंपोर्ट्स में वाज़े तौर पर इजाफा नज़र आ रहा है। तो अभी साहब, ये जो रेमिटेंसेस में इजाफा, जो ऑफिशियल इनफ्लोज अब इसका आना शुरू हुआ, इसमें ज़ाहिर कार्रवाई की गई, सिर्फ यही वजह है या पाकिस्तान से जो 7.5 लाख 8 लाख सालाना की बुनियाद पर लोग बाहर जा रहे हैं, ज़ाहिर फिर वो बाहर जाकर ये अमाउंट भेज रहे हैं रेमिटेंसेस की सूरत में, तो ये ब्रेन ड्रेन का भी इसमें एक बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, इसको हम काउंट इन कर सकते हैं कुछ हद तक। मगर देखिए ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है और हमारे रेमिटेंसेस में सालाना 5-6-7% का इजाफा होता था। पिछले साल 28% का इजाफा हुआ और यकीनन इसमें डाइवर्शन है। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान के न सिर्फ जो वर्कर्स हैं बट जो पढ़े लिखे एक्सपर्ट अकाउंटेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सब भी पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। और ये बहुत ही अफसोसनाक है कि रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है मगर पाकिस्तान की तिजारती सलाहियतों में यकीनन कमी आ रही है। तो अभी साहब, ज़ाहिर प्राइवेट सेक्टर को इस वक्त सहूलियात चाहिए, उन्हें इंसेंटिव्स चाहिए, उन्हें आसान रेगुलेशंस चाहिए। अब हुकूमत और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर अब इस मौके पर ये कह रहे हैं कि रेगुलेशंस को आसान करने की कोशिश की जा रही है ताकि इन्वेस्टमेंट को मज़ीद लाया जा सके। तो ये कोशिशें ऑन ग्राउंड भी होती हमें नज़र आएंगी, इसका कोई फ़ायदा होगा अगले माली साल में? ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये कुछ बेहतरी की जानिब जा सकेंगे इन कोशिशों के नतीजे में? देखिए, जो अफसोसनाक सिचुएशन है कि जो शोबे हमारे पाकिस्तान में टैक्स देते रहे हैं उन पर टैक्स का बोझ बढ़ाते गए हैं। टैक्स रेट्स को बहुत बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में टैक्स रेट्स इस वक्त दुनिया के ऊपर टैक्स रेट्स में शुमार होते हैं। अब आप ये देखिए कि हमने इनकम टैक्स में, पर्सनल इनकम टैक्स में मैक्सिमम रेट 45% तक पहुंच जाता है इफ डी फैक्टो,
जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ये 25 से 30% है। और हमने सेल्स टैक्स के निज़ाम में भी रेट बहुत हाई रखा है, 18%। और हमारा जो सनती शोबा है उस पर बेपनाह बोझ पड़ रहा है। अब पॉलिसी ये होनी चाहिए कि टैक्स रेट्स कम करें और टैक्स बेस को बढ़ाएं। और टैक्स बेस में 3 शोबे ऐसे हैं जहां बहुत गुंजाइश है आपको टैक्स बेस बढ़ाने की। एक तो प्रॉपर्टी, दूसरा बड़े दुकानदार, और तीसरा हमारे बड़े बड़े बहुत से अमीर ज़मींदार जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, उनका भी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के निज़ाम को लाना ज़रूरी हो चुका है। और अभी साहब, इसके साथ साथ फिर जो एनर्जी टैरिफ, जो कि इस वक्त पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है, उसको कब हल किया जाएगा? चूँकि ये बहुत देर पा मसला है और नहीं मसला हल हो पा रहा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा हमारे इस सेक्टर को तंग कर रही है। और फिर इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट पर एक बड़ी ओवर कॉशियस अप्रोच है बड़े तवील अरसे से, ये आधे फीसद की कमी तो अभी 2-3 रोज़ पहले हुई, लेकिन क्या ये काफ़ी होगी इस वक्त जो हमारा एक श्रिंक होती हुई इंडस्ट्री है उसके लिए? बात दरअसल ये है कि हमारा सनती शोबा जो है वो पिछले काफ़ी सालों से बहुत ही बुरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, स्टैग्नेशन में फंस गया है। यानी कि प्रोडक्शन में कोई ख़ास इजाफा नहीं हो रहा है। ये बहुत परेशान कुन है, इसलिए कि हमने देखा पाकिस्तान में जब शरह-ए-नमू 5% तक पहुंचता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल सनती शोबे का होता है। तो जब सनती शोबे आगे नहीं बढ़ता है तो आपका शरह-ए-नमू 2.5 मुश्किल से 3% तक पहुंचता है। अब हैरत अंगेज़ मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा सनती शोबे का ये हाल हो चुका है, लोग इस हद तक बददिल हो चुके हैं इस शोबे से कि पिछले साल जो सरमायाकारी हुई इस शोबे में, सनती शोबे में, वो 25 साल पहले के सनतकारी के लेवल से भी कम है। तो ये हैरत अंगेज पोजीशन है पाकिस्तान में कि जो सनती शोबा, जो सबसे प्रोग्रेसिव फास्ट ग्रोइंग शोबा होता था, वो अब बिल्कुल खड़ा अटक गया है। सही। एक आखिरी सवाल हफीज़ साहब के, जो इंटरेस्ट रेट में आधे फीसद की अभी कमी की गई है, हुकूमत एक जाने बात भी करती है कि हमें इंसेंटिवाइज़ करना है, हमें आसानियाँ पैदा करनी है अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, लेकिन फिर दूसरी तरफ जो अप्रोच है, जो पॉलिसी है, उसमें बड़ा केयरफुली इस वक्त वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये इसमें गुंजाइश थी, जो डिमांड है बिज़नेस कम्युनिटी की सिंगल डिजिट में लाने की, इसको आसानी के साथ लाया जा सकता था आपकी नज़र में? देखिए, हमारे पास 2 हथियार होते हैं जिससे हम इकॉनमी को रेगुलेट करते हैं और ख़ास तौर पे तिजारती खसारा को कंट्रोल करते हैं। वो हैं आपका जो एक्सचेंज रेट है, रुपए की कदर, और दूसरा आपका जो इंटरेस्ट रेट या जो आपका पॉलिसी रेट होता है स्टेट बैंक का। हमने पता नहीं क्यों रुपए की कदर को मुस्तहकम करके रखा हुआ है आर्टिफिशियली। पिछले 1.5-2 साल से रुपए की कदर में कोई चेंज नहीं आया है, और अब अंदाज़ा कम से कम ये है कि रुपए की कदर आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड कम से कम 5% हो चुकी है। अच्छा। तो आपको जो मुनासिब पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि आपको रुपए की वैल्यू को ठीक से रखना चाहिए, ओवर वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और यह आप कर पाएंगे तो साथ साथ आप सरे सूद को वाज़े तौर पर 9% तक ला सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने एक ब्रेक लेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम टॉपिक पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी रीर नवंबर 2025 में बढ़कर 104.76 तक पहुंच गया है, जो अक्टूबर में 103.92 था। रीर दरअसल ये बताता है कि पाकिस्तानी करेंसी अपने बड़े तिजारती पार्टनर्स की करेंसीज के मुकाबले में कितनी मजबूत या कमज़ोर है। इसकी सादा सी मिसाल यूँ है कि आपके मुल्क में तैयार शुदा अशिया की कीमत किसी ऐसे मुल्क में क्या है जिससे आप तिजारत करते हैं। मान लें कि अगर एक बास्केट में मौजूद चीज़ों की कीमत आपके मुल्क में 100 रुपये है और उन्हीं चीज़ों की कीमत किसी दूसरे मुल्क में जिससे आप तिजारत करते हैं 100 के बजाय वहाँ पर 90 रुपये है, तो इस तरह ये साबित हुआ कि आपकी करेंसी की वो वैल्यू नहीं है
है जो किसी दूसरे मुल्क की करेंसी की है। रीर अगर बढ़ जाए और 100 से ऊपर चला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्की अशिया गैर मुल्की खरीदारों के लिए महंगी हो रही हैं, जबकि इस सूरत में गैर मुल्की अशिया मुल्क के अंदर निस्बतन सस्ती हो जाती हैं। इस तरह इंपोर्ट की जाने वाली अशिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या गाड़ियाँ सस्ती महसूस हो सकती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने वाले कारोबार को आलमी मंडी के मुकाबले में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जिससे मुल्क में रोज़गार के मौके भी कम होते हैं। जब ये इंडेक्स 100 से ऊपर हो तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्की एक्सपोर्ट्स महंगी और नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं, जबकि इंपोर्ट निस्बतन सस्ती हो जाती हैं, और यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर 2025 में रीर माहाना इस बुनियाद पर इसमें 0.8% का इजाफा हुआ है, जबकि सालाना बुनियाद पर यह 1.7% ज़्यादा रहा है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यह सतह गुज़िश्ता 10 साल की औसत से भी ज़्यादा है, जो इस बात को जाहिर करता है कि पाकिस्तानी रुपया खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कदरे ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टेट बैंक ये वाज़ेह करता है कि रीर का 100 से ज़ायद होना या उससे हटना किसी भी सूरत करेंसी की असल या बैलेंस्ड वैल्यू को जाहिर नहीं करता। इसी दौरान नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी नीर में भी नवंबर 2025 में मामूली इजाफा हुआ, मगर सालाना बुनियाद पर इसमें कमी रिकॉर्ड की गई। यह फ़र्क जाहिर करता है कि आलमी कीमतों को और महंगाई ने ऊपर की तरफ धकेला है। करंट अकाउंट के महाज पर नवंबर 2025 में पाकिस्तान ने $100 मिलियन का सरप्लस रिकॉर्ड किया है, जो बुनियादी तौर पर इंपोर्ट्स में नुमाया कमी की वजह से मुमकिन हुआ। लेकिन दरअसल ये कमी आलमी सतह पर तेल और कमोडिटीज़ की कीमतों में कमी से इंपोर्ट बिल कम होने के बाद हुई है, जबकि रेमिटेंसेज अब भी ज़्यादा रही हैं। इसके बरक्स एक्सपोर्ट्स में 10% से ज़्यादा की कमी देखने में आई है, जो रीढ़ के बढ़ने का एक मनफी असर समझा जा सकता है। स्टेट बैंक ने रीढ़ में इजाफे के जवाब में डायरेक्ट करेंसी मार्केट में मुदाखलत के बजाय मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी को तरजीह दी। दिसंबर 2025 में पॉलिसी रेट में कमी इसी हिकमत अमली का हिस्सा है, ताकि महंगाई पर काबू रखते हुए माशी सरगर्मी को सहारा दिया जा सके। मजमूई फॉरेन रिजर्व में नुमाया बेहतरी आई है, मगर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अब गुज़ीर हैं। इनकी स्पीड इतनी स्लो क्यों है, अब कैसे इस सूरत हाल में इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मियां ज़ाहिद हुसैन साहब साबिक वज़ीर हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं, हमारे मुल्क के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स मुकाबलतन पीछे जा रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। करंट अकाउंट हमारा नवंबर में ज़रूर सरप्लस है, लेकिन ओवरऑल हम अभी भी नेगेटिव में चल रहे हैं। रेमिटेंसेज में तो इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट्स को हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सूरत हाल में बेहतरी कैसे आएगी ओवरऑल? देखिए, बात यह है कि इसमें हर चीज के पीछे में एक ही चीज मिलेगी, और वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली और गैस की कीमतें हैं और मार्कअप है, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, जिसकी वजह से हम अनकॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। तो वो चीज इस चीज की है कि जो IMF भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी, और अभी प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कई दिनों से कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात की, रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है। उसका मतलब ये है कि बिजली में तकरीबन 1000 अरब रुपए साल का हम लॉस कर रहे हैं, जिसमें लाइन लॉसेस भी हैं, जिसमें बिल नॉन पेमेंट भी है, और जिसमें इस तरह के दूसरे मसाइल भी हैं, थेफ्ट भी है। तो इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होगा। जब हम इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी तकरीबन 6 रुपए पर यूनिट आसानी से कम हो जाएगी। तो ये है इस मसले का सही हल। बाकी जो आपने कहा कि जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अभी तो सरप्लस था नवंबर में, लेकिन ये कि एंड जब ये साल खत्म होगा यानी जून में, तो उस वक्त तक हम ये समझते हैं कि ये तकरीबन 1-2 अरब डॉलर या सरप्लस होगा या खसारा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए कोई इकोनॉमी की ऐसी कोई बुरी सिचुएशन नहीं है, और ये इंशाल्लाह कंट्रोल में ही रहेगी। लेकिन असल चीज ये है कि अगर हमें, जैसे आपका क्वेश्चन था कि अगर हमें एक्सपोर्ट में इजाफा करना है, और IMF ने भी जो कहा है कि जी हमारी शायद 45 अरब डॉलर तक होगी, जबकि हमारे अपने गवर्नमेंट के टारगेट्स जो हैं वो $60 बिलियन हैं, और हमारी अपनी जो FPCCI में रिसर्च है, हम कहते हैं कि $100 बिलियन भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये सिर्फ कॉस्ट के मसले हल हो जाए। तो अब ज़ाहिर साहब, ये कॉस्ट का मसला हल करने के लिए तो हुकूमत पिछले 1.5-2 साल से बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन ये अभी भी हल हो नहीं पा रहा है। तो ये अब कैसे ये हल होगा? आगे पीछे हमने गुजरे हुए टाइम में IPP से भी बात कर ली, उनसे भी हर तरह के मुज़ाकरात हो गए, जो हुकूमत कर सकती थी वो सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो अब आने वाले दिनों में क्या उम्मीद लगाएं? देखिए, गवर्नमेंट ने उसमें 2 स्टेप्स लिए हैं। एक स्टेप तो यह है कि वो बिजली में उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, और उसको 800 मेगावाट बिजली उन्होंने सैंक्शन की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये आप बिजली जो है ये ऑक्शन के जरिए आप बेचें।
अब वो ऑक्शन करके वो, यानी उसमें जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो नहीं डाले उन्होंने। तकरीबन 18-20 रुपए पर यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने जो एक्चुअल बिजली की जो रियल कॉस्ट है वो उस कंपनी में उन्होंने डाली है और उसको कहा कि जी अब आप ये ऑक्शन से बेचें। इन अदर वर्ड इसका मतलब ये है कि जो बड़ी इंडस्ट्री है वो 2-2 मेगावाट 3-3 मेगावाट भी अगर लेंगे तो 400-500 इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसको बिजली सस्ती मिल सकेगी और इस तरीके से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला हल हो सकेगा। ये गवर्नमेंट की एक थ्योरी है। अब ये कामयाब होती है या नहीं होती ये अभी देखना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने एक हल तो ये निकाला है। दूसरा हल वही है जो मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप बिजली और इसके लाइन लॉसेस ठीक नहीं करेंगे, चोरी को नहीं रोकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये एक्चुअली ये आपका मसला जो है ये रिजॉल्व हो नहीं सकता। तो बाकी आपने ये कहा था कि इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जी, तो उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। असल में बात यह है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो बड़े अरसे से स्टैग्नेंट है और इस साल भी शायद 3.6% पे होगी। अब गुर्बत बढ़ रही है, लोगों को रोजगार देना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंपोर्ट को ईज आउट किया है ताकि लोगों को अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही तो चले इंपोर्ट के जरिए, आल दो कि उसका हमारे उस पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे असर पड़ेगा, लेकिन वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है फॉरेन रेमिटेंस से। तो इसलिए गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये है कि थोड़ी सी अगर हम उसको ईज आउट करें, इंपोर्ट थोड़ी सी अगर बढ़ भी जाती हैं तो उससे एटलीस्ट लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को थोड़ा सा जीडीपी में भी इजाफा होगा। तो ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि, और हमें उसमें असल में थोड़ी सी स्पेस इसी वजह से मिल गई है कि हमें जो फॉरेन रेमिटेंस है उसमें इजाफा हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट में आईटी में इजाफा हुआ है और आईटी की 17% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कदरे कम हुई है, लेकिन ये कि आईटी की एक्सपोर्ट और मजीद भी बढ़ सकती है। तो आगे चल के मुझे यही लग रहा है कि इंशाल्लाह ये थोड़ी सी अगर इंपोर्ट बढ़ भी जाती है, इवन देन सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में ही होगी। तो ज़ाहिर साहब रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारी हुकूमत ने टाइमली काम नहीं किया, उस पर शिफ्ट नहीं हुई, ज़ाहिर जिसका खमियाजा आज हमारी इंडस्ट्री भुगत रही है बड़े पैमाने पर। तो अब अपने ओन पर अगर इंडस्ट्री या बड़े मैन्युफैक्चरर्स इस वक्त शिफ्ट हुए भी हैं बहुत सारे सोलर पर, और अब मज़ीद अगर ये शिफ्ट होते हैं तो उससे ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला किसी हद तक कंट्रोल में आ सकता है, या जब तक हुकूमत कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगी उस वक्त तक ये हल तलब ही रहेगा? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन उसका भी इशू ये है कि चूंकि हमने कैपेसिटी चार्जेस पे करने हैं तो जितना भी आप ग्रिड से बिजली लेना कम करेंगे और अपने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएंगे, सोलर पे या विंड पे, तो इसका मतलब है कि ग्रिड से बिजली फिर आप कम ले रहे होंगे। तो जब आप ग्रिड से बिजली कम ले रहे होंगे तो फिर आपको कैपेसिटी चार्जेस पे करना पड़ेंगे, जो 21 रुपए पर यूनिट इस वक्त है कैपेसिटी चार्जेस। तो ये जो सिचुएशन है, ये मतलब ये है कि अगर एक तरफ हम जाते हैं कोई हल निकालने तो दूसरी तरफ सिचुएशन खराब हो जाती है। तो उसका हल एक ही है कि आप बेशक सोलर पे जाएं, विंड पे जाएं, और जितनी कैपेसिटी आप इंस्टॉल करें वो जो आपकी फ्यूल की सेविंग होती है उससे आप ये जो आईपीपीज हैं इनको परचेज कर लें। इनको जब आप परचेज कर लेंगे तो फिर इनके कैपेसिटी चार्जेस के पैसे जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो यही इसका हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और अब जिस तरह हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने जा रही है तो उससे कहीं फिर ये मामला बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। अभी इनिशियली तो सिर्फ 3 डिस्कोस का नाम है, लेकिन उसके बाद मजीद भी डिस्कोस की बारी आनी है। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो सबसे जो लॉस मेकिंग डिस्कोज हैं वो आपकी हैदराबाद है, सखर है और कोयटा है। यानी कोयटा में तो तकरीबन 80% लॉस है, सखर में भी 60% है और हैदराबाद में भी यही 40-50% है। तो ये जो लॉस मेकिंग डिस्पोज हैं इनको डिस्पोज ऑफ करना ही असल में अवलीन जरूरत है कि इनको फौरी तौर पे प्राइवेटाइज किया जाए। जो मैंने अभी आपसे कहा था कि 1000 अरब रुपए के हमारे जो लॉसेज हैं सालाना, वो इसी तरीके से कंट्रोल हो सकते हैं। और जो एक और लॉस मेकिंग हमारा जो शोबा है वो एसओईज हैं, तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, उनमें भी तकरीबन 800,000 अरब रुपए हम साल का लॉस करते हैं, तो उनको भी प्राइवेटाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां जाहिद हुसैन साहब साबिक वज़ीर साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आईटी एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है, वो सालाना बुनियादों पर कहाँ तक जा सकती हैं, एक ब्रेक के बाद डिटेल से बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त अगर हम तमाम सेक्टर्स का जायजा लें तो मुल्क में ज़र मुबादला लाने वाले दो बड़े जरिए हैं जो कि काफ़ी हद तक हुकूमती कंट्रोल से बाहर हैं, जिनमें से एक बैरून मुल्क से रेमिटेंसेस की आमद है और दूसरा बड़ा जरिया मुल्क में मौजूद फ्री लांसर्स की एक बड़ी तादाद है जो अंदाजे के मुताबिक 2 मिलियन से ज़ायद है, जो IT एक्सपोर्टर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। माली साल 2025-26 के पहले 5 माह जुलाई से नवंबर के दौरान पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स 19% सालाना इजाफे के साथ $1.8 अरब तक पहुंच गई हैं और एक कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि IT सेक्टर इस वक्त मुल्क की मईशत में एक मुस्तहकम और तेजी से बढ़ता हुआ शोबा बन चुका है। नवंबर में IT एक्सपोर्ट्स $356 मिलियन रही हैं, जो सालाना बुनियाद पर 14% का इजाफा है। अगरचे माहाना बुनियाद पर इनमें 8% की कमी देखी गई है, मगर यह सतह गुज़िश्ता 12 माह की एवरेज से फिर भी ऊपर ही रही है। इस ग्रोथ के पीछे कई स्ट्रक्चरल और पॉलिसी अवामिल मौजूद हैं। स्टेट बैंक की जानिब से एक्सपोर्टर्स के लिए फॉरेन करेंसी रखने की हद 35 से बढ़ाकर 50% करने के साथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट अब्रॉड की इजाज़त देना और रुपए की निस्बतन स्टेबिलिटी ने IT कंपनीज को अपनी आमदन ज़्यादा मकदार में पाकिस्तान लाने की तरगीब दे दी है। इसके साथ साथ खलीजी ममालिक और यूरोपीय मंडियों में पाकिस्तान IT की सर्विसेज की बढ़ती हुई डिमांड ने एक्सपोर्ट्स को नई रफ्तार दी है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि IT एक्सपोर्ट्स में मुसलसल इजाफा करंट अकाउंट खसारे को काबू में रखने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ताहम इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और बार बार तातुल जैसे मसाइल इस शोबे की पैदावारी सलाहियत के लिए एक संजीदा खतरा है, जिन्हें फौरी हल किए बगैर तरक्की की रफ्तार मुतासिर हो सकती है। फ्रीलांसिंग सेक्टर भी इस तरक्की का एक अहम सतून है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के टॉप 5 फ्रीलांसिंग कंट्रीज़ में शामिल हो चुका है, जहां 23 लाख से ज़ायद फ्रीलांसर्स मौजूद हैं। मजबूत तरबियती निज़ाम के अलावा बेहतर डिजिटल अदायगी के इंफ्रास्ट्रक्चर और AI टेक्नोलॉजी के फ़रोग के जरिए फ्रीलांस आमदन $1 अरब सालाना से तजावुज़ कर सकती है। मजमूई तौर पर अगर हुकूमती पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रहा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल कर दिए गए और साथ ही स्किल्ड मैन पावर को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग कर दिया गया, तो पाकिस्तान न सिर्फ रवा माली साल में $4 अरब बल्कि आइंदा चंद बरसों में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक $10 अरब के IT बरामदगी के करीब भी पहुंच सकता है, जिसमें आइंदा माली साल नवंबर में होने वाली एसोसियो कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे मशरिक़ वस्ता के साथ साथ दीगर ममालिक की मंडियों में भी पाकिस्तान की रसाई मुमकिन हो सकेगी। अब ये सब कुछ कितना आसान होगा, कितने चैलेंजेस अभी भी इस राह में मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। सजाद मुस्तफ़ा साहब चेयरमैन पाशा के हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जुलाई से नवंबर तक के जो 5 महीने के एक्सपोर्ट्स के IT के फिगर्स हैं, ये बड़े हौसला अफजा हैं। फिर नवंबर में एक और महीना IT सेक्टर की कामयाबी के लिए, तो ये इस साल हम $4-4.5 अरब को टच करने में कामयाब हो जाएंगे एनुअल बेसिस पर। हम लोग ये नंबर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 4 के लगभग है इस साल। 4-4.25 के करीब हम इंशाल्लाह कर जाएंगे। ये ऑब्वियसली दिसंबर के अंदर कुछ रेमिटेंसेस, नवंबर दिसंबर के अंदर थोड़ी सी कम होंगी, ग्रोथ थोड़ी कम होती है। ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ होगी, बट नंबर थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो हमारी मेजर मार्केट है, बाकी जगह पे हॉलीडे सीज़न होता है तो थोड़ी सी बिज़नेस कम होती है। बट फिर हम जनवरी फरवरी में इंशाल्लाह दोबारा पिकअप देखेंगे। हाउएवर हमें बस इस बात का जो हमें अपनी ग्रोथ को तेज़ करना है टू मीट आवर टारगेट्स, उसमें हमें कुछ टैक्स के अंदर कुछ हमें सपोर्ट चाहिए होगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें सपोर्ट चाहिए होगी, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर हम थोड़ी सी और वो बेहतर कर दें तो वी बिलीव कि ये ना सिर्फ हमारी ग्रोथ इसी ट्रेजेक्ट्री पे जाएगी, बट वी बिलीव कि ये सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव भी कर सकती है। सो अगर हम थोड़ी सी अपनी फिजिकल पॉलिसीज़ में इंटरवेंशन ले आएँ और कुछ थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को सपोर्ट कर दें, थोड़ा सा मज़ीद सपोर्ट कर दें, तो ये नंबर कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो सजाद साहब, लास्ट फिस्कल ईयर के जो फिगर्स ऑलमोस्ट $3.5 अरब से ज़ायद के थे, उसमें अब अगर हम $4 अरब के अराउंड भी रहते हैं, तो ये ग्रोथ यही एक्सपेक्टेड थी या ये नंबर और भी ऊपर जा सकता है? इसमें हुकूमत को कहीं अपना कोई रोल प्ले करने की ज़रूरत है? जी, हमारे अभी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तकरीबन 18% है। हमें ये तकरीबन वी बिलीव कि ये 22 से 25 के करीब हम लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग अगर हम 3-4 चीज़ें जो हमने हुकूमत से दरख्वास्त की है, कुछ इंटरवेंशंस करें, कुछ हमारी फिजिकल पॉलिसीज़ और अगला जो बजट है उसके अंदर कुछ टैक्सेशन के अंदर हम छूट नहीं चाह रहे, कुछ रीस्ट्रक्चरिंग चाह रहे हैं, कुछ कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी चाह रहे हैं। इसी तरह हम इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, मार्केट एक्सेस, हम गवर्नमेंट की सपोर्ट चाह रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या हमारे जो कंपनीज़ हैं उनको एक्सेस मिले, वीज़ाज़ वगैरह के एरिया में कुछ काम करें। हम चाह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के अंदर गवर्नमेंट मज़ीद इन्वेस्ट करे, यूनिवर्सिटीज़ में या स्किल डेवलप प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करे, और कुछ जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करें। तो हमारे 3-4 एरियाज़ हैं जहाँ पे हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
और अगर ये इंटरवेंशन गवर्नमेंट ने कर दी तो वी बिलीव कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकती है ये ग्रोथ रेट। और सज्जाद साहब, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर जॉइंट वेंचर्स का कितना अहम रोल होगा? चूंकि रिसेंट पास्ट में हमने पिछले कुछ महीनों में कई कामयाब इवेंट्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में होते हुए देखे, जहाँ पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स भी गए, पाकिस्तानी कंपनीज भी गई और कई MOUs भी हमने इस दौरान साइन होते देखे जिनकी मालियत भी फिर अरबों डॉलर्स में। ये ऑन ग्राउंड कब आगे बढ़ते नजर आएंगे? इसमें जॉइंट वेंचर्स कितने कारआमद साबित हो सकते हैं? सिचुएशन आगे कैसी जा रही है? देखें, IT बड़ी फ्लूइड किस्म की इंडस्ट्री होती है क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स एसेट नहीं होता। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है या इवन लोकल इन्वेस्टर आता है वो 3-4 चीज़ें देखता है। एक चीज़ तो ऑब्वियसली वो देखता है कि स्किल और कॉम्पिटेंस वगैरह है कि नहीं है, बाकी डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। मोर इम्पॉर्टेंटली वो ये देखता है कि जब वो एग्ज़िट करेगा, जब अपनी कंपनी से प्रॉफिट निकालेगा पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट के बाद, तो उस पर टैक्सेशन कितनी होगी। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जी हमारे यहाँ जो एग्ज़िट पे टैक्स है, जो हमारा कंपनीज़ के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स है, बहुत हाई है कंपेयर टू द रीजन। तो हमारी एक दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि हमारा जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो उतना ही कर दे जितना रीजन के बाकी ममालिक में है, क्योंकि फ़ॉरेन इन्वेस्टर को स्पेशली जी उनके पास चॉइसेस होती हैं, उनके पास पाकिस्तान भी है, उनके पास बाकी दीगर ममालिक हैं। तो उनको हमने ये करना है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो अगर हम अपनी कैपिटल गेन्स की जो टैक्सेशन है उसको इक्विवेलेंट कर लें या बेहतर कर लें कंपेयर टू आर नेबरिंग कंट्रीज़, तो वी बिलीव कि बहुत सारा कैपिटल और इन्वेस्टमेंट जो उधर जा रही है वो फिर हमारी कंट्री में फ्लो इन करेगी। और सज्जाद साहब, इस मामले पर कोई टॉक्स वगैरह, कोई डायलॉग चल रहा है गवर्नमेंट से? यानी कंसीडर हो रही है आपकी ये डिमांड या रिक्वेस्ट? जी एब्सोल्युटली, हमारी आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी और बड़ी पेशेंट हेयरिंग दी उन्होंने एक इंडस्ट्री का एक ग्रुप भी बनाया है और हम अपनी बजटरी रिकमेंडेशन भी देंगे। आज भी उन्होंने बहुत फेयर और बहुत अच्छी हमें हेयरिंग दी एंड वी बिलीव कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएंगे। सही। अच्छा, लोकल स्किल सेट पर इस वक्त कितना काम हो रहा है? इसमें ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर तो चूँकि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में अपने बिजनेस में मसरूफ़ होगा, ये गवर्नमेंट का काम है लोकल स्किल सेट को इन्हेंस करना, डेवलप करना, और मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे कोई इसमें आप कोई ऐसी ग्रोथ देख रहे हैं कि जो हमारा स्किल सेट है वो बेहतर हो रहा हो या इंटरनेशनल लेवल का हो? जी, हमारा स्किल सेट माशाल्लाह अभी भी अच्छा है, बट मज़ीद इन्वेस्टमेंट की इसमें ज़रूरी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्हांसिंग द स्किल्स जो करंट हमारे रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं और रीस्किलिंग और अपस्किलिंग ऑफ आर इवन एक्सपीरियंस्ड लोग। जी, इस पर गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है थ्रू PSAB, थ्रू NAFTAC, और इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी इक्वल पार्टिसिपेशन। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ कर गए हैं। वी जस्ट हैव टू इंश्योर कि उसमें क्वालिटी आती रहे और हमारे मेजरमेंट क्वालिटी ठीक हो, कि हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि लोगों को जॉब्स मिल रही हों। तो ये बहुत अच्छा KPI सेटअप किया है कि हमने सिर्फ वो स्किल्स पे इन्वेस्ट करना है जो मार्केट रेडी हों। पाशा जैसे आपको पता हो कि हर साल एक स्किल सर्वे निकालता है जिसमें हम बताते हैं कि इंडस्ट्री की क्या ज़रूरियात हैं, कि किस किस्म के स्किल्स हों और किस स्किल सेट के कितने लोग हमें चाहिए, और गवर्नमेंट उसको बड़ा सीरियसली कंसिडर करती है उस डेटा को, और फिर उनको फुलफिल करने के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो ये फ्रीलांसर जो इस वक्त 2 मिलियन से ज़ायद इस वक्त पाकिस्तान में हो चुके हैं, इसका मतलब ग्रेजुअली इनकी तादाद भी फिर और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती रहेगी और अपनी इन एक्सपोर्ट्स में, इस रेवेन्यू जनरेशन में इनका भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी एब्सोल्युटली, फ्रीलांसर्स जो हैं उनका ग्रोथ, पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द फ्रीलांसर इकॉनमी एंड वी बिलीव कि ये जो फ्रीलांसर्स की जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ती रहेगी ऑब्वियसली। पर जहाँ पे हमने ग्लोबली जो भी ट्रेंड देखा है कि जो बड़ी ट्रेड होती है या जो बड़ी एक्सपोर्ट होती है वो जनरली कंपनीज ही करती हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर यस डिपेंडेंस होती है, लोग अपनी इनकम सप्लीमेंट कर लेते हैं, पर जहाँ पे नेशनल स्ट्रैटेजीज बनती हैं वहाँ पे जनरली दे आर लार्ज कंपनीज विच ब्रिंग इन द बिग मनी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन पाशा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने देखते हैं कि इस फिस्कल ईयर में IT एक्सपोर्ट $4 अरब के फिगर को क्रॉस कर पाती है नहीं, और ये ग्रोथ फिर आगे भी बरकरार रह पाती है नहीं। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।